नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राकेश आरडी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर नया वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में चर्चा की थी आप लोगों ने, और जो चर्चाएं थी वो उनकी विधियाँ वगैरह उन पर थी। आज हम एक नया टॉपिक है और नई तरीका भी है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंदर कुछ बिंदु मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिए हैं। आज इसकी डेफिनेशंस, जीवन की जो है प्रावस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ, इसके अंदर मोनोकार्पिक, पोलोकार्पिक, एस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एजिंग स्टेज हो गया। देन इसके बाद में जो है उसके बाद जो है लैंगिक जनन की घटनाएँ जो हैं, निषेचन पूर्व की जो घटनाएँ हैं, लैंगिक जनन की घटनाएँ जिसके अंदर निषेचन पूर्व की घटनाएँ, युग्मक जनन है, युग्मकों के जो प्रकार है, जीवों में लैंगिकता किस टाइप की होती है, सेक्सुअलिटी इन एनी ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायसियस एंड गैमेट ट्रांसफ़र, यहाँ तक आज हम लोग इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक, आप लोग इसको वॉच करें, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, समझ में भी आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोज़ को। तो चलिए हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का। हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी जिसे आप लोग लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन होता क्या है, कैसे ये मतलब कि प्रक्रम जो है इन्वॉल्व होता है जीवों में, और क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी घटनाएं इसमें सम्मिलित होती है, उसके ऊपर हम लोग आज अच्छे से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन जो है उसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है। लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या होती है ना। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि लैंगिक जो जनन है, लैंगिक जनन क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अलैंगिक जनन में आपने ये देखा था कि एक अकेला जीव जो है वो भाग लेता है, एक अकेली कोशिका भाग लेती है और एक कोशिका विभाजित या खंडित या कोई और तरीके से मुकुरन वगैरह से नए जीव या नई संतति को उत्पन्न करता है। अलैंगिक जनन से बनने वाला जो जीव है वो हूबहू अपने पैतृक के समान आनुवंशिकी रूप से और आकारिकी रूप से होता है, इसलिए हम लोग उसको वहाँ पर क्लोन कह रहे थे। लैंगिक जनन में थोड़ा सा अलग है। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन एक ऐसा जनन का प्रक्रम है जिसमें दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं जिनमें एक नर होती है और एक मादा होती है। दोनों जीवों में अलग अलग प्रकार के युग्मकों का विकास होता है और इन युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है और उस युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है, जिसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न जो संतति होती है वो हूबहू एक दूसरे के समान या पैतृक के समान नहीं होती। लैंगिक जनन के फलस्वरूप विभिन्नताएं आती हैं और उन विभिन्नताओं का जो कारण है वो क्या होता है, पुनर्संयोजन, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हमने ये देखा कि लैंगिक जो जनन होता है, इस लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं। एक बात तो ये बात क्लियर हो गई, दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, समझ में आ गई बच्चों। एक जीव नर होता है और दूसरा क्या होती है बेटा, मादा होती है ना। एक तो नर होता है, दूसरा क्या होता है, मादा होती है। इन दोनों जीवों में, नर और मादा में, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। सामान्यतया अलग अलग प्रकार के युग्मक, जिन्हें आप गैमीट कहते हैं, बनते हैं। आगे मेरी बात समझ में क्लियर? इन युग्मकों का, और ये जो युग्मक है इसको अगर थोड़ा सा हम लोग एलाबोरेट करें तो यहाँ पर क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। नर तथा मादा की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। उन अगुणित कोशिकाओं को आप क्या कहते हैं,
युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब देखिए इन युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है, फ्यूजन होता है एवं युग्मनज का क्या होता है? विकास होता है। विकास या ऐसे बोलते हैं हम लोग निर्माण होता है ना। और ये युग्मनज जो है, युग्मनज से किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है ना। ये जो जिस रिप्रोडक्शन में ये सारी घटनाएं होती हैं उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? अब इसकी देखो खास बात क्या होती है। लैंगिक जो जनन जिन जीवों में होता है, तो लैंगिक जनन के दौरान, है ना, इस लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है? लक्षणों का पुनर्संयोजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लक्षणों का पुनर्संयोजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इस बात को समझना, रिकॉम्बिनेशन होता है। आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी, अर्धसूत्री विभाजन। उसके जो प्रोफेज फर्स्ट आपने जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि प्रोफेज फर्स्ट 5 सब डिवीज़न में डिवाइड होती है ना। तो 5 सब डिवीज़न में पहली जो होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैकाइटीन, और चौथी होती है डिप्लोटीन, और 5वीं होती है डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो जो तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज जिसको पैकाइटीन, आपने सब स्टेज जो है पैकाइटीन बोला है, उस पैकाइटीन के अंदर आपने देखा था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, कौन से? नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं, उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान होता है, जिसको आपने क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहा था। क्या कहा था? तो यही पुनर्संयोजन का आधार है। यही क्या है? पुनर्संयोजन का एक मौलिक आधार है जो जीन विनिमय है। तो लक्षणों का पुनर्संयोजन होता है, और इससे क्या होता है? जो संतति जीव होता है, कौन सा जीव होता है बेटा? संतति जीव, यानी जो संतान होती है, संतति जीव में क्या आती है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं का मतलब क्या होगा? विभिन्नताएं आती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो संतति जीव है, उस संतति जीव में कुछ तो पैतृक लक्षण होंगे और कुछ लक्षण नए आएंगे। कुछ तो क्या होंगे? पैतृक लक्षण होंगे, और कुछ लक्षण कैसे आएंगे? नए आएंगे। आगे मेरी बात समझ में? अब इन विभिन्नताओं का फायदा क्या है? इन विभिन्नताओं का ये फायदा है कि जीवों को अलग अलग, कौन से बेटा? अलग अलग पर्यावरण में रहने या सरवाइव करने, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है। क्या होती है? अलग अलग पर्यावरण में ये क्या करती है? जीवों की अलग अलग पर्यावरण में प्रजाति की क्या? निरंतरता बनाए रखने में क्या होती है? सहायक होती है। बात समझ में आ गई? मैंने आपको ये बताया कि जो लैंगिक जनन है उसकी डेफिनेशंस क्या है। लैंगिक जनन में क्या आपने देखा? लैंगिक जनन में आपने देखा कि 2 अलग अलग जीव भाग ले रहे हैं। इसमें एक नर है, दूसरा क्या है भैया? मादा है। नर और मादा में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपने पहले से ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रखा होगा कि इन युग्मकों को क्या कहते हैं। एक को नर में बनने वाला जो होता है, अगर जंतु की बात करें तो शुक्राणु, और मादा में बनने वाला जो युग्मक होता है उसको हम अंडाणु कहते हैं। ठीक है। उधर हम अगर बात करें पादपों में,
तो पुंमणु और अंडकोशिका कहा जाता है। आपने देखा होगा पादपों के अंदर पुंमणु यानी परागकण या फिर अंडकोशिका, मादा के लिए अंडकोशिका शब्द प्रयुक्त होता है जो युग्मक बनता है मादा में। फिर इन युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है और इस संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का विकास होता है या निर्माण होता है। इस युग्मनज का जब है विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, भ्रूणोद्भव होगा, तो इससे भ्रूण का विकास होगा, ठीक है, और ये लैंगिक जनन कहलाएगा। तो लैंगिक जनन में ये सारी घटनाएं संपन्न होती है। इस लैंगिक जनन का बेनिफिट क्या है, महत्व क्या है? लैंगिक जनन से सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि लक्षणों का पुनर्संयोजन होता है। ये मैंने आपको बताया कि पुनर्संयोजन कब होता है। लैंगिक जनन जब की प्रक्रिया होती है, तब जब युग्मक निर्माण का प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है, उस प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिन सब स्टेज होती है, उस पैकाइटिन सब स्टेज में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है के फलस्वरूप जो होता है पुनर्संयोजन की घटना है। वही एक प्रकार की क्या है, पुनर्संयोजन की घटना, यानी अपन ये कह दें कि पुनर्संयोजन का आधार है। जीव जो है, इस लैंगिक जनन से जो संतति जीव होती है उसके अंदर विभिन्नताएं आती है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ तो नए लक्षण आएंगे और कुछ पैतृक लक्षण उसके अंदर समावेशित होंगे। अब देखो, इन विभिन्नताओं का बेनिफिट ये होता है कि ये विभिन्नताएं जीवों को अलग अलग, जीवों की जो प्रजाति होती है उसको अलग अलग वातावरण में निरंतर बनाए रखती है, कंटिन्यूटी बनाए रखती है। बात समझ में आ गई? तो ये था आपके लैंगिक जनन की डेफिनेशन। अगली देखते हैं हम लोग, लैंगिक जनन जो है उसके अंदर कौन कौन सी प्रावस्थाएं आती है, यानी कि क्या जीव जन्म लेते ही प्रजनन करना प्रारंभ कर देता है या जन्म लेने के कुछ समय बाद प्रारंभ करता है, या किस अवस्था में या किस एज में, आयु में जाकर वो प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न करता है। वो चीज़ें जो है जनन प्रावस्थाओं पर या जीवन की प्रावस्थाओं पर निर्भर करती है। अगर हम लोग एक जीव की बात करें तो जीव का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो काल होता है, उस काल को हम लोग जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। तो जीवन जो काल होता है वो जीवन काल अनेक प्रावस्थाओं में बटा होता है। जीव का जो जीवन काल है, लैंगिक जनन की जो है प्रावस्थाओं की बात करें, इसकी बात करें हम लोग, प्रावस्थाओं की बात करें तो लैंगिक जनन की अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं। हम लोग अगर किसी जीव की बात करें तो उसका जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम है वो जीवन काल है भैया। क्या है? जीवन काल है ना। जीवन काल जो है वो क्या होता है? जन्म, कहां से? जन्म यानी बर्थ से लेकर जो डेथ तक का समय है। कहां तक का समय है? मृत्यु तक का जो समय है। ये जो बीच का जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है, एक एरो से मैंने बनाया है, ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम गैप है, इस टाइम गैप को आप लोग जीवन काल कहते हैं। ये जो टाइम गैप है जिसमें भी एक जीव बहुत अपने जीवन काल के दौरान अलग अलग क्रियाएं करता है, ये अलग अलग अवस्थाओं में बटा होता है, अलग अलग अवस्थाओं में बटा होता है। अगर हम शुरुआत से बात करें गैमीट से, तो गैमीट बना, गैमीट के बाद में युग्मनज बना, युग्मनज के बाद में भ्रूण बना, भ्रूण के बाद में फिटस बना, फिटस के बाद में शिशु अवस्था आती है, शिशु अवस्था के बाद में किशोर अवस्था, देन वयस्क अवस्था जिसे आप लोग जनन प्रावस्था कहेंगे बायोलॉजिकल रूप से। उसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी? जीर्ण अवस्था, और लास्ट में क्या है? डेथ हो जाती है। लास्ट में क्या हो जाती हैं? डेथ हो जाती हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो एक जीव का जो जीवन काल होता है अनेक अवस्थाओं में बटा रहता है। एक जीव का जो जीवन काल होता है अनेक अवस्थाओं में बटा हुआ रहता है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, जन्म के समय जीव जो होता है वो शिशु होता है। क्या होता है? जिसको आप लोग शिशु कहते हैं। शिशु अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? किशोर अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? किशोर अवस्था आती है। और किशोर अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? जिसको आप वयस्क अवस्था या जनन अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? जनन अवस्था कहते हैं। और लास्ट में कौन सी आती है? जीर्ण अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है बच्चों? जीर्ण अवस्था आती है। तो कुल मिला के एक जीव का जो जीवन काल होता है, मोटा मोटी रूप से अगर हम देखें तो शिशु, किशोर अवस्था, जनन अवस्था या जीर्ण अवस्था होती है। जन्म से लेकर जो बचपन का जो समय होता है उसको आप लोग शिशु अवस्था कहते हैं, जिसके अंदर बच्चे को इतना मौलिक ज्ञान नहीं होता है,
वो चीज़ों का उसको ज़्यादा आभास नहीं होता है, तर्क वितर्क बहुत कम करता है, समझ जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, वो अपने पराये के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। लेकिन किशोर अवस्था जो होती है वो जन्म से लेके जनन पूर्व अवस्था के बीच का जो काल है, यानी कि यहाँ से शिशु अवस्था के बाद से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो किशोर अवस्था कहलाता है। कौन सा अवस्था कहलाता है? अब इस अवस्था की क्या खास बात होती है? इस अवस्था की खास बात ये होती है कि इसमें शारीरिक विकास, कौन सा विकास? शारीरिक विकास तेज होता है, बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है, जिसके अंदर मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, शरीर का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आगे मेरी बात समझ में, इसको हम लोग कायक या वृद्धि अवस्था भी कहते हैं पादपों के लिए। अगर आप पादपों की बात करें तो इस अवस्था को हम लोग कायक या वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में। अब देखिए जनन अवस्था जो होता है वो किशोर अवस्था और जीर्ण अवस्था के बीच का समय होता है। किशोर अवस्था और जीर्ण अवस्था के बीच का जो टाइम काल है इसको आप लोग जनन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान क्या करता है, जीव का जो कायिक विकास होता है या जो शारीरिक वृद्धि होती है वो मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाती है और जीव जनन करना प्रारंभ कर देता है। कुछ जंतुओं की अगर अपन बात करें, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ जंतुओं के अंदर जीव जो होता है बाल्यकाल यानी लार्वा अवस्था में ही जनन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जिसे नियोटेनी या पेडोजिनेसिस कहते हैं। एक्सोलोटल का जो लार्वा होता है वो लार्वा क्या करता है, अपने लार्वा अवस्था में ही लैंगिक जो अंग है उसमें लार्वा अवस्था में डेवलप हो जाते हैं और वो उसी अवस्था के दौरान क्या करना शुरू कर देता है, जनन प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जिसे हम लोग नियोटेनी या पेडोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जनन अवस्था के दौरान एक जीव जो होता है वो जनन प्रक्रिया प्रारंभ करता है और इसके दौरान क्या होता है कि जीव का जो कायिक विकास है, कौन सा विकास? कायिक विकास जो होता है, कायिक विकास क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। जनन प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया? जनन क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है और उच्च हो जाती है, इसमें जनन करता है। अब अगर हम लोग पादपों की बात करें तो पादपों का जो अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं आपने देखे होंगे, एक वर्षीय पादप भी होते हैं और कुछ पादप जो होते हैं बहुवर्षीय पादप भी होते हैं। कौन से पादप होते हैं? एक वर्षीय पादप भी होते हैं और बहुवर्षीय पादप भी होते हैं। बहुवर्षीय पादपों में ये जितनी भी अवस्थाएं आपको बताई है मैंने, इन अवस्थाओं का ज़्यादा आभास नहीं होता, ढंग से ये परिभाषित नहीं की जा सकती, लेकिन एक वर्षीय पादपों में ये अच्छे से परिभाषित की जा सकती है। आगे मेरी बात समझ में, अच्छे से विभाजित होती है तो हमको आराम से ये दृष्टिगोचर हो जाती है। लेकिन उच्च वर्गीय पादपों में या जो बड़े पादप होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें ऐसा हमको नहीं पता चलता, परिभाषित ढंग से नहीं कर पाते। इन पादपों के अंदर क्या होता है कि जो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो पुष्पन की जो क्रियाएं हैं वो एक या अनेक बार धारण होती हैं, लेकिन कुछ पादपों में पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन की घटना होती है। कुछ पादपों में जो पुष्पन की जो क्रियाएं हैं वो एक से अधिक बार होती हैं और कुछ पादपों में जो पुष्पन की जो घटनाएं हैं वो एक ही बार होती है। इसी आधार पर हम पादपों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? पुष्पन की क्रिया के आधार पर पादप जो होते हैं, अगर पादप की अगर अपन बात करें, पादपों को जो है किसके आधार पर? पुष्पन यानी के आधार पर, किसके आधार पर? दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। आगे मेरी बात समझ में। नंबर एक तो है मोनोकार्पिक। नंबर एक तो कौन सा है भैया? मोनोकार्पिक। नंबर दो कौन सा है? पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है कि ऐसा पादप या ऐसे पादप जो पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करता है। पूरे जीवन काल में केवल क्या करता है? एक बार पुष्प धारण
करता। बात समझ में आ गई। जैसे आपके कौन हो गया, बांस। बांस एक ऐसा पौधा है जो केवल पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करता है, जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करता है। पॉलीकार्पिक का मतलब ये होता है, ये अधिकांशतः बहुवर्षीय पादपों में ऐसा होता है, बहुवर्षीय पादपों में ऐसा होता है जो पादप पूरे जीवन काल में जीवन भर पुष्पन की क्रिया करते रहते हैं या जिनमें पुष्प आते रहते हैं। ऐसे पादप जिनमें क्या होता है, पूरे जीवन भर पुष्प आते हैं। आगे मेरी बात समझ में। जैसे हो गया आपका आम, अमरूद, सेब इत्यादि जो भी हैं, है ना। इन पादपों में क्या होता है कि पूरे जीवन भर पुष्प की क्रिया, पुष्पन की जो घटनाएं हैं वो होती रहती है। हाँ, कायिकवृद्धि पूर्ण कर लेने के पश्चात ये पुष्पन की घटनाएं होती है, लेकिन इसके लिए कुछ समय अंतराल आता है बीच के अंदर। हर वर्ष प्रतिवर्ष एक निश्चित समय पर आकर इनमें पुष्पन होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, एक पौधा है केरल की शांत घाटी में पाया जाता है जिसका नाम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। क्या नाम है? केरल की शांत घाटी में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम होता है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। इस स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना में क्या होता है कि 12 वर्ष में एक बार पुष्प लगता है। ये कहाँ पाया जाता है? केरल की जो शांत घाटी है उसमें पाया जाता है। और वहाँ पर इसमें क्या होता है कि जीवन में 12 वर्ष, इसके 12 वर्ष में एक बार पुष्प लगता है। तो अगर मान लीजिए कि 2006 में इसमें पुष्पन की घटना हुई है, 2006 में अगर इसमें पुष्पन की घटना हुई है, तो बाद में अगली बार इसमें पुष्प कब आएगा? तो वो 2018 में आएगा। कब आएगा? 2018 में आएगा। अगर 2018 में पुष्पन की घटना इस पादप के अंदर हुई है तो अगला जो पुष्पन की घटनाएं हैं वो लगभग 2030 में होगी। आगे मेरी बात समझ में। नीले कलर के यानी नीले रंग के पुष्प इसके अंदर आते हैं और बहुत सुंदर पुष्प होते हैं। ये केरल की शांत घाटी में पाए जाने वाला एक पादप है। स्ट्रोबिलैंथस की अवस्था है जीर्ण अवस्था। इस अवस्था के दौरान क्या होता है, जीव की सभी क्रियाएं बहुत मंद हो जाती है और अंततोगत्वा जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मरने से पहले वो अपने समान एक नई संतति पीछे छोड़ जाता है, लगभग अपने समान, ठीक है, जिसी को आप क्या कहते हैं भैया? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये था आपके क्या, जनन की अलग अलग अवस्थाएं। कौन सी अवस्थाएं? जनन की अलग अलग अवस्थाएं। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पादपों के अंदर जो पुष्पन की जो घटनाएं हैं वो पुष्पन की घटनाएं अलग अलग प्रकार की होती है। आपने देखा कि जीव जो पादप है उसके अंदर, जीव क्या, पादप जो है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ पादपों में तो पूरे जीवन में एक बार पुष्प आता है या पुष्पन की घटनाएं होती हैं। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष एक निश्चित समय पर पुष्प धारण करते हैं, ठीक है। उस आधार पर आपने पादपों को इस 2 भागों में बांटा था, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। 2 भागों में बांटा था ना आपने, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करें जंतुओं की, किसकी बात करें? जंतुओं की बात करें तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो विशिष्ट मौसम में ही प्रजनन की घटना करते हैं, जिन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सतत प्रजनन की घटनाएं, जिनमें सतत प्रजनन होता है या कंटिन्यूअस प्रजनन होता है, जिसे सतत प्रजनक कहा जाता है, जैसे मानव। मौसमी प्रजनक जैसे मेंढक, मौसमी प्रजनक तो जो केवल बारिश के दिनों में इनमें प्रजनन की घटनाएं होती हैं मेंढक में, और मानव के अंदर सतत प्रजनन की घटनाएं होती है। जरायुजी जो जितने भी जंतु होते हैं, पादप क्या, जरायुज जो अपने समान शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहा जाता है। इन जरायुज जो होते हैं इनके अंदर वर्ष भर के अंदर इसके शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन, हार्मोन में, कुछ रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है। इन जरायुज जंतुओं के जनन के आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। जनन चक्र के आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है जिनमें मध्य चक्र पाया जाता है और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें रज चक्र पाया जाता है। एक तो ऐसे होते हैं जिनमें मध्य चक्र पाया जाता है जो जरायुज होते हैं। एक तो मध्य चक्र जिसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है भैया?
रज चक्र, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मतलब कि इन जंतुओं को जनन चक्र के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। रज मध चक्र के अंदर वो आते हैं जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स जंतु में पाए जाने वाला जो जनन चक्र होता है उसे हम लोग मध चक्र कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में ये जो होता है रिप्रोडक्शन साइकिल होता है जिसे हम लोग मध चक्र कहते हैं। और प्राइमेट्स जो भी हैं, ठीक है, जैसे मानव, जैसे कौन? मानव, इनके अंदर जो पाए जाने वाला वो क्या होता है? रज चक्र होता है। इसमें जैसे कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जो भी हैं वो एस्टर साइकिल वाले होते हैं जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। इनमें वर्ष में एक बार या दो बार जनन की प्रक्रिया होती है, लेकिन प्राइमेट्स में वर्ष भर ये जनन चक्र आता रहता है प्रति महीने। ये 28 दिन का होता है। रज चक्र जो है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ये हर महीने ये जनन चक्र चलता है। तो इस आधार पर हम लोग जीवों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, यानी जंतु को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। आगे मेरी बात समझ में? अब हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है अपना, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो जीव जो है उसके अंदर जो लैंगिकता किस किस प्रकार की पाई जाती है। यानी कि लैंगिक अंगों के आधार पर जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं या जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। जीवों में लैंगिकता है ना। तो जो जंतु होते हैं इनमें पाए जाने वाले लैंगिक अंगों या जनन अंगों या विकसित होने वाले युग्मक के आधार पर निर्धारित की जाती है। पहली बात, ये किसके ऊपर आधारित की जाती है? लैंगिक अंगों। लैंगिकता जो है जीवों में लैंगिक अंगों व विकसित विकसित होने वाले क्या युग्मक के आधार पर निर्धारित होती है। यह बात क्लियर हो गई? यानी कि जंतु में या पादप में किस प्रकार का लैंगिक अंग पाया जाता है और उसमें किस प्रकार का युग्मक जो है वो विकसित होता है, उसके आधार पर हम लोग जीवों को दो भागों में बांटते हैं। मोस्टली अगर हम लोग देखें, नंबर एक, इस आधार पर देखें तो नंबर एक, एकलिंगी जीव, यानी कि ऐसा जीव जो केवल एक ही प्रकार का युग्मक, ऐसा जीव जो केवल एक ही प्रकार का क्या करता है? युग्मक विकसित करता है ना, उसे हम लोग एकलिंगी कहते हैं। या तो वो नर युग्मक का विकास कर रहा होगा या फिर वो मादा युग्मक का विकास कर रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकलिंगी। जैसे गाय, बिल्ली, मानव, ये एकलिंगी जीव होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? और दूसरा जो आपके हैं वो क्या है? द्विलिंगी, यानी कि जो दोनों प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो दोनों प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ और फीताकृमि। कौन? केंचुआ और फीताकृमि। केंचुआ और फीताकृमि ये जो होते हैं इनमें दोनों प्रकार के यानी नर और मादा प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं। आगे मेरी बात समझ में? अगर हम लोग पादपों की बात करें तो हम लोग पादपों को भी इसी आधार पर दो भागों में बांटते हैं। इसी आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक लिंग श्रायी या द्विलिंग श्रायी या उभयलिंग श्रायी, दो प्रकार के पादप होते हैं। एक तो कौन सा होता है आपके? एक लिंग श्रायी पादप। दूसरा कौन सा होता है आपके? द्विलिंग श्रायी पादप होता है।
आ गई बात समझ में। एकलिंग श्रायी पादप आप किसे कहेंगे? ऐसा पादप जिसके अंदर क्या होता है, नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर उपस्थित हो, नर पुष्प में केवल पुंकेसर तथा मादा पुष्प में केवल स्त्री केसर पाया जाता हो, उसे हम लोग एकलिंग श्रायी पादप कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? एकलिंग श्रायी पादप कहते हैं। यानी अगर हम लोग पादपों की बात करें, किसकी बात करें? पादपों की बात करें। पादपों के अंदर क्या होता है कि अगर लैंगिकता की अगर हम लोग बात करें तो एक तो पादप किस प्रकार का होता है? एकलिंग श्रायी। एकलिंग श्रायी पादप में या तो अगर ऐसे पादप जिनमें क्या नर व मादा पुष्प जो है वो अलग अलग पादप पर क्या हो, उपस्थित होते हैं। अगर अलग अलग पादप पर उपस्थित होते हैं तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? एकलिंग श्रायी पादप कहते हैं। जैसे पपीता, खजूर और पाइनस वगैरह जो भी होता है, या साइकस, सॉरी, पपीता हो गया, खजूर हो गया और साइकस। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक किसान जो होता है अपने खेत में 100 पौधे पपीते के लगाता है, केवल 50 पौधे ही पपीते के 50 पौधों पर ही फल आते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका कारण क्या होता है कि पपीते का जो पौधा होता है एकलिंग श्रायी होता है, केवल मादा पादप पर ही क्या होता है, वो फल का विकास हो सकता है। आगे बात समझ में। उभयलिंग श्रायी जो है, कौन सा? उभयलिंग श्रायी। उभयलिंग श्रायी ऐसे पादप जिनमें नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंग श्रायी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंग श्रायी। जैसे मक्का, लौकी, तोरई वगैरह जो भी है वो उभयलिंग श्रायी पादप होते हैं। जैसे कौन हो गया? मक्का हो गया, लौकी हो गया, तोरई हो गया। ठीक है, ये जितने भी पादप होते हैं वो क्या होते हैं? द्विलिंग श्रायी पादप होते हैं। ठीक है, या उभयलिंग श्रायी पादप होते हैं। ठीक है। फंजाई के लिए जो है एकलिंग श्रायी, फंजाई जो एकलिंग श्रायी प्लांट होता है उसके लिए विषम थैलेसी और उभयलिंग श्रायी के लिए सम थैलेसी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जो फंजाई जो कवक, जिन्हें कवक कहा जाता है, के लिए जो एकलिंग श्रायी के लिए हम लोग विषम थैलेसी और उभयलिंग श्रायी के लिए हम लोग सम थैलेसी शब्दों का प्रयोग भी कई बार किया जाता है। तो आज के जो वीडियो था, इस वीडियो में आपने देखा था लैंगिक जनन, उसकी घटनाएं और जीवों में जो पाई जाने वाली लैंगिकता है के बारे में आपने अध्ययन किया था। अगला जो वीडियो आएगा जिसमें अंदर युग्मक स्थानांतरण और निषेचन की घटनाएं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।